हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये सेमेस्टर 4 मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए है और बाकी भी जो कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं जो सेमेस्टर 4 में है उनके लिए भी है। गर्ल्स सेक्शन बॉयज सेक्शन दोनों ये वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मैं काफी लंबे अरसे के बाद में आज वीडियो चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, क्लास अपलोड कर रहा हूँ। बीच में यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 का प्रोजेक्ट वर्क जो दिया गया था तो उसके रिलेटेड मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था, जिस वजह से क्लास जो है, और बीच में समर वेकेशन भी था तो समर वेकेशन की वजह से भी क्लास जो है आप लोग का नहीं हुआ। और सेमेस्टर 3 का जैसा कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, सेमेस्टर 3 की एग्जामिनेशंस भी हो रखी है, तो अब जो क्लासेस जो कक्षाएं जो चलेगी वो सेमेस्टर 4 का चलेगा। सेमेस्टर 4 में मैंने आप लोगों को रूटीन प्रोवाइड कर रखा है कि कौन से टीचर्स जो हैं कौन से पेपर पढ़ाएंगे, जिसमें मैंने अपने पास जो है मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट, जीएसटी जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और बैंकिंग सिस्टम जो है ये मैंने सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए रख रखा है। तो बॉयज सेक्शन में मैं इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये 3 पेपर जो है मैं बॉयज सेक्शन में पढ़ाऊंगा। गर्ल्स सेक्शन जो है वहां पे सिर्फ मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। बाकी जो है बाकी जो पेपर्स हैं वो दूसरे फैकल्टी आप रूटीन में देख सकते हैं, तो वो टीचर्स जो है वो वहां पे आपको पढ़ाएंगे। आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्योंकि आपका कोर पेपर है और ये हमारा कोर पेपर 9 है। ये इस पेपर का नाम C9 है। C9 मतलब कोर पेपर 9 है। और कोर पेपर जो है वो पहले के जमाने में इसको ऑनर्स पेपर बोला जाता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। तो कोर पेपर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2 पेपर कोर पेपर होते हैं, और यही मार्क्स जो है फ्यूचर में जाकर के आपके जुड़े जाते हैं जब आपका कंबाइंड रिजल्ट बनता है। तो ये पेपर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रह गया बात जो लाइव क्लास जो चलेगा हमारा, उसमें जो भी मैं यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करूंगा, इस पे जो भी डाउट्स होंगे या जो कोई प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने होंगे तो मैं वो कक्षाएं जो है मैं लाइव दूंगा। बाकी जो कक्षाएं हैं वो मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मैंने आप लोग के साथ डील भी कर रखा था कि नहीं सो नेटवर्क सर इशू होता है, तो आप ऐसा कोई क्लास सॉर्ट आउट करिए प्रॉब्लम की हम सारे लोग देख सके। तो यूट्यूब से बेटर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि आप वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप जितने बार चाहो डाउनलोड करके देख सकते हो। आप इसको अपलोड करके आप जितने बार चाहो तो उतने बार आप रिपीट करके देख सकते हो। कोई लाइव कक्षाएं नहीं चलती। हाँ, लेकिन जो मैं कक्षा लूंगा वो मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा और जब मैं क्लास लूंगा उसी वक्त आप लोगों का मैं ये लिंक को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग सारे लोग बैठ करके एक इकट्ठे जो है आप देखिए। जो बच्चे अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं वो मेरे चैनल डॉक्टर अमित कुमार के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज हमें पढ़ने हैं, साथ में हम एक चैप्टर जो यूनिट 1 का जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिड सेम में जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा है, मैं थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस कर लेता हूं साथ साथ में। सबसे पहले टोटल जो है आपका टोटल जो यूनिट है वो यूनिट 6 है। 6 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। यूनिट 1 में जो है ये आपको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने हैं, डिवेंचर्स पढ़ने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं। अच्छा, बाईबैक पढ़ने हैं। बाईबैक हमेशा इक्विटी शेयर्स का होता है, तो बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ने हैं।
उसी तरह रिडम्पशन जो है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया या डिवेंचर्स हो गए, तो ये सारे के आपको पढ़ने हैं। तो ये यूनिट 1 में कंप्लीट, मतलब यूनिट 1 जो है बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है, डिवेंचर से रिलेटेड है, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, बायबैक है, इक्विटी ऑफ शेयर्स है, देन इसके बाद आपका इशू ऑफ राइट शेयर्स है, बोनस शेयर्स है। तो ये सारी चीज आपको यहां पे पढ़ने हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो है ये हमारा फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। और फाइनल अकाउंट किसका? तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज का, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो या कंपनीज बोलो, एक ही चीज है। तो फाइनल अकाउंट पढ़ने, फाइनल अकाउंट में आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं, इनकम स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका बैलेंस शीट बोला जाता है या पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। बैलेंस शीट बोला जाता है या तो पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देन आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 जो है ये आपके लिए, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये आपका कुछ कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे इसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स की बातें करते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स या रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स का, तो ये सारे टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे। साथ में शेयर्स जो है इसमें भी आपका प्रोराटा वाला पार्ट जो है आपने नहीं करा होगा। तो ये 2-3 चीज आपने नहीं करा होगा, बाकी आपने करा होगा, है ना। अच्छा, यूनिट 3 जो है ये आपका वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ये 2 चीज है आपका जो पढ़ने हमें, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया होगा और ये तो बिल्कुल नया ही होगा। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप, जो बच्चे जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ा होगा, उनके लिए थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये सब जाना पहचाना है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल वहां पे जो हम पार्टनरशिप में जो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल करते थे और यहाँ पे जो करते हैं वो थोड़ा सा सिमिलर है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं, कंपनी के खाते की बात करते हैं, कंपनी अकाउंट की बातें करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उससे एडवांस है। वो जो था वो पार्टनरशिप का अकाउंट था। देखो अगर हम बिजनेस की बात करें, एंटिटी की बात करें, तो पहला बिजनेस होता है सोल्स प्रोप्राइटरशिप का, दूसरा बिजनेस जो होता है वो पार्टनरशिप का, तीसरा जो होता है वो आपका कोई एनजीओ का, एनपीओ का, एंड लास्ट वन इज योर कॉर्पोरेट सक्सेस। तो हमने एनपीओ ये पढ़ लिया, सोल्स प्रोप्राइटरशिप, सिंगल अकाउंट 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेजर बनाना, जर्नल एंट्री करना या फाइनल अकाउंट तैयार करना, ये सब। दूसरा जो है पार्टनरशिप क्लास 12th में पढ़ लिया, और ग्रेजुएशन में भी मैंने कुछ कुछ पार्ट पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में। तीसरा जो है आपका एनपीओ, ये भी सेमेस्टर 1 में आपने कर लिया है। तो अब बच जाता है कंपनी के खाते का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो हम लोग सेमेस्टर 4 में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये तो 3 यूनिट हो गया यहाँ पे। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जो टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने हैं हमें। तो नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से रिलेटेड है। नाम है इसका अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। नाम क्या है इसका? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। मतलब अमलगमेशन में हम लोग 2-3 चीज पढ़ेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे मर्जर क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शंस, और तीसरा पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शंस। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस अगर मैं नाम दूं तो ज्यादा अच्छा होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये चैप्टर है, यूनिट है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं।
मर्जर जो होता है, मर्जर जो होता है, ये आपका अगर ए लिमिटेड एक कंपनी हो गई, एक कंपनी बी लिमिटेड हो गई, दो अलग अलग कंपनी है, दोनों मिलकर के एक नई कंपनी का फॉर्मुलेशन करता है ए बी लिमिटेड। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों कंपनी मिलाकर के ए बी लिमिटेड फॉर्मुलेट कर रहा है, तो ये आपका मर्जर का केस हो गया। एब्जॉर्प्शन हो गया, ए लिमिटेड है प्लस बी लिमिटेड, ए लिमिटेड और दो एक और कंपनी है एंड बी लिमिटेड। यहां पे क्या हुआ, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, मतलब बी लिमिटेड जो है एक्वायर कर लिया, किस कंपनी को, खरीद लिया, ए लिमिटेड को, मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हो गया आपका क्या चीज, एब्जॉर्प्शन। देखो ये भी आपका रिकंस्ट्रक्शन सी है, ये भी आपका रिकंस्ट्रक्शन सी है, रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ये एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, इंटरनल सॉरी इंटरनल, ये आपका रिकंस्ट्रक्शन सी है। लेकिन ये रिकंस्ट्रक्शन, देखो रिकंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जो सभी को दिखाई देता हो, और एक होता है इंटरनल जो आपके सिर्फ कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसको दिखाई देता है, मतलब शेयर होल्डर वगैरह सबको दिखाई देता है। जैसे मैं बात करता हूं, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, एक इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या हुआ, आज मैं कुछ इस टाइप से दिख रहा हूं, कल के डेट में मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा करके मैंने अपना चेहरा चेंज कर लिया, बताना ये कौन सा एक रिकंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो है सामने से कोई भी बंदा जो है देख सकता है कि हाँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराया है, इज इट क्लियर। या फिर मैंने कुछ एडिशनल, जैसे मान लेता हूं कि हाथ टूट गया तो बाहर से ना वो ट्रीटमेंट होगा, प्लास्टर होगा, वो दिखाई देता है। इंटरनल, मैंने आज से 10 साल पहले जो है मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया था, क्या आपको पता है, देख करके लगता है मेरे को, नहीं लगता है। तो ये आपका कौन सा है, ये इंटरनल ट्रीटमेंट की बात होती है। कंपनी भी कुछ ऐसी चलती है, कुछ कंपनी के इंटरनल पार्ट में चेंजेस होना। इंटरनल पार्ट मतलब क्या, जैसे बैलेंस शीट का कैपिटल बढ़ा देना, लायबिलिटीज कम कर देना, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना। जब कंपनी वीकर पोजीशन में जाती है तो ये सारे काम जो है कंपनी जो है वो कंपनी को करने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरनल। तो इंटरनल के लिए अलग चैप्टर है। जैसे यहां पे क्या हुआ आपका, मैं बता रहा हूं, एक्सिस बैंक जो है ये पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब यूटीआई बैंक ने ही अपने आप को चेंज कर लिया और नाम कर लिया खुद का एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक मतलब ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब कंपनी जो है जब वीकर पोजीशन में रहती है तो कंपनी को बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में ये साफ साफ मेंशन है कि आप इंटरनली जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ये चेंजेस करने के लिए कहीं कहीं से कुछ जगह से आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, कंपनी के लायबिलिटीज से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, और एक और अप्रूवल लेने पड़ते हैं जो मैं आपको जब ये यूनिट कराऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। एक बात बता दूं बच्चे, आप जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। अगर ये डिटेल आपको पता है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, अगर ये सारे डिटेल आपको पता है तो यकीन मानो कि आपने अकाउंट में मतलब बहुत एक अच्छे जगह आप अकाउंट का नॉलेज रखते हो। जैसे अकाउंट सब जानते हैं आप, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, डेप्रिसिएशन तो वही डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में मेंशन कर रखा है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में मेंशन कर रखा है। फिक्स्ड एसेट्स 10 में मेंशन कर रखा है।
आई बात समझ में? तो इस तरह से लीज अकाउंट 19 में रिकवर कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कर रखा है। वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरीज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कर रखा है। 3 में कैश फ्लो कर रखा है। 5 में प्रायर टू कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कर रखा है। 7 में कंस्ट्रक्शन कर रखा है। तो ये सारे चीजें जो हैं ये आपको जानने पड़ेंगे, और अगर आप बोलोगे तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 3 या 4 वीडियोस बनेंगे इसके, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक वीडियोस में तो पॉसिबल है नहीं। तो खैर, जब मैं आप लोग का डिमांड अगर होता है तो मैं करा दूंगा, और डिमांड नहीं होता है, नालायक स्टूडेंट है आप लोग, तो फिर बस किताब से पढ़ेंगे जब पढ़ने का मौका मिले। नेक्स्ट है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, यूनिट 5 होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनी। देखो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है समझ लीजिए। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज में जो है वो क्या होता है वो समझ लेंगे। हाँ, समझ लेंगे। देखो, कोई कंपनी होती है, याद करिए, एक कंपनी मान लेता हूं सपोज एच लिमिटेड एक कंपनी है। तो एच लिमिटेड ने क्या किया है, एक कंपनी जो कि दूसरी कंपनी है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर्स, और शेयर्स मतलब कौन सा, नॉमिनल वैल्यू एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया है, तो एक्वायर्ड कर लिया है। किसने एक्वायर्ड किया है, एच लिमिटेड ने। इसका 50% से ज्यादा शेयर्स जो है किसने एक्वायर किया, एच लिमिटेड ने किया। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो जब ऐसा काम ये लोग करता है, जब ये एच लिमिटेड जो है एस लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर्स को एक्वायर कर लेता है, तो ये कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी बन जाता है। ये कंपनी कौन सी कंपनी बन जाती है, होल्डिंग कंपनी। और ये कंपनी कौन सी कंपनी बन जाती है, तो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है, सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, सर हमको ना ऐसी कुछ दूसरा चीज याद आ रहा है, तो क्या अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी का कोई गवर्नमेंट कौन, आइदर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, किसी ने भी, तीनों में से किसी ने भी, या तीनों ने मिल करके इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का 51% या इससे ज्यादा शेयर्स जो है सिंगल एक गवर्नमेंट ने खरीदा, या कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव गवर्नमेंट ने खरीदा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने मिल करके 51% शेयर्स खरीदा है नॉमिनल वैल्यू, या इससे ज्यादा खरीद लिया है, या तो किसी एक गवर्नमेंट ने खरीदा है, तो ये जो कंपनी है ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। लेकिन वही चीज होल्डिंग एंड सब्सिडरी में खरीदने वाला जो है, खरीदार जो है वो भी कंपनी, बेचने वाला भी कंपनी। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है। सर, होल्डिंग कंपनी जब हम खरीदते हैं दूसरी कंपनी का 50% शेयर से ज्यादा शेयर्स को खरीदते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट होता है? बेटा एक बात मैं बता दूं बच्चा आप सबको, एस लिमिटेड का कंट्रोलिंग जो है एच लिमिटेड के पास आ जाता है। अब ये कैसे सर? देखो, हिरार्कीज ऑफ कंपनी जब आप पढ़ते हो तो सबसे टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन कंपनी सेक्रेटरी होता है, सीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, देन फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। कुछ इस टाइप से हिरार्कीज होते हैं कंपनी के, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में तक। देन इसके बाद आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए,
देन इसके बाद आपके जो एमबीए किए हुए जो मैनेजर्स जो होते हैं ये लोग हो गए। देन इसके बाद आपका जो थर्ड क्लास का जो लोग होते हैं, थर्ड ग्रेड वाले लोग होते हैं वो, देन फोर्थ ग्रेड वाले लोग होते हैं वो लोग। तो ये आपके हिरार्कीज होते हैं कंपनी में। अगर किसी कंपनी का हमने मोर देन 50 शेयर्स खरीद लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट से लेकर के रिन्यूअल तक का जो कंपोजिशन, जो चेंजेस करने का जो राइट होता है वो किसके पास चला जाता है? होल्डिंग कंपनी के पास। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही चेंजेस करने का राइट चला गया होल्डिंग कंपनी के पास, तो भैया जब हम टॉप में ही अगर हम अपने हाथ में ले लिए तो नीचे वाला कहां से छटपटा पाएगा? बात समझ में आ रही है ना? अगर आप, एक बात बता दे रहा हूं मैं, अगर किसी स्नैक्स को आप पकड़ रहे हो, सांप को पकड़ रहे हो और उसके माथे को जोर से दबा दो तो नीचे तो कुछ कर ही नहीं पाता है। आपने देखा होगा हमेशा ये चीज। तो सीधा से मैंने एकदम टॉप में ही पकड़ लिया है तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक मेरे कंट्रोल पे आ गए। तो ये चीज होता है। अच्छा एक और बेनिफिट होता है, अगर मान लेते हो एस लिमिटेड का कोई सब्सिडरी लिमिटेड है, देखो एसआई लिमिटेड का 50% शेयर जो है एस लिमिटेड ने परचेस किया और एस लिमिटेड को एच लिमिटेड ने परचेस कर लिया। मतलब एक बात बता दे रहा हूं, ये आप हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपके ग्रैंडफादर हैं ना। ये देखो आप, ये आपके फादर हो गए और ये आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है ना। जीएफ गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, नालायक हो तुम लोग। ग्रैंडफादर। तो एक बात बता दे रहा हूं मैं, अगर आपको एक बाइक लेनी है घर पे और आपके घर के मुखिया ग्रैंडफादर हैं, तो आप किससे पूछोगे? अपने पेरेंट्स से पूछोगे। पेरेंट्स किससे परमिशन लेंगे? बाबूजी आपसे, पापा जो है किससे परमिशन लेंगे? अपने पापा से, ग्रैंडफादर। और ये जो ऑर्डर देंगे तब जाकर के ये काम करेगा। तो सीधा सा बात है, अगर हम वो कंपनी को परचेस कर रहे हैं जो किसी का होल्डिंग कंपनी है तो उसका सब्सिडरी पे भी कंट्रोल मेरा हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। तो इसका अकाउंट कैसे बनता है, ये अकाउंट का भी डिस्कशन जो है मैं आपको क्लासेस में कराऊंगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी में आपका कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल प्रॉफिट है, गुडविल है, वैल्यूएशंस ऑफ आपका एसेट्स। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है, जैसे इस कंपनी को, अच्छा एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अलग है, 14 अलग है, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट कंपनी को खरीदा जाता था, यहां पे कंपनी को नहीं खरीदा जा रहा है, यहां उसके शेयर्स को खरीदे जा रहे हैं। यहां पे शेयर्स को नहीं खरीदे जाते थे, यहां पे शेयर्स को खरीदे जाते थे, लेकिन यहां पे कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी खरीदे जाते हैं, यहां पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं खरीदे जाते। तो यही डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में। तो ये दोनों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पार्ट है। चलिए अब आ जाते हैं, अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो लास्ट यूनिट है आज का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो लास्ट यूनिट है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि है आपका यूनिट नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की बातें करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डील करता है वो भी मैं बता दूं, ये आपने पढ़ा होगा, बड़े मजेदार से पढ़े होंगे। एक बात बता रहा हूं मैं, 3% के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो आप बताना क्यों कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। ये आपका श्यामलाल, ये आपका रामलाल, और ये आपका मोहनलाल। 3 अलग अलग पर्सन है, श्यामलाल है, रामलाल है और मोहनलाल है। ये लोगों को प्रॉफिट हो रखा है, बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रखा है। मान लेता हूं सहजता के लिए 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट
2 लाख का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रखा है तीनों को, एक समान प्रॉफिट हो रखा है, श्यामलाल को, रामलाल को, मोहनलाल को। और जब प्रॉफिट हुआ तो ये लोगों ने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा बैंक से लोन भी ले लेते हैं, बैंक से हम लोन भी ले लेते हैं। और इसने जो है लोन लेने का भी डिसीजन ले लिया। लोन लिया इसने 1 लाख का, इसने 2 लाख का, और इसने जो है 50,000 का लोन लिया। ये लोन लिया, देखना ध्यान से। तो अब जब इसके पास पैसे आ गए प्रॉफिट का, लोन का, तो इसने सोचा क्यों ना हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्ट कर दे। तो ये लोगों का इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा देख लो। इन्वेस्टमेंट ये लोगों का 1,50,000 का था, 1,50,000 का था, या फिर मान लेता हूं सपोज 1 लाख का ही था इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था। इसका इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का था, और इसका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का था, 1,50,000 का था। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताना, ये प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद ये लोगों के पास इन हैंड कितना बचा, पैसे जो है हाथ में कितने बचे? 2 लाख तो कमाया था, 1 लाख लोन लिया था, तो टोटल पैसे आ गए 3 लाख। 3 लाख में 1 लाख जो इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख बचा। 2 लाख कमाया था, 2 लाख लोन लिया, तो टोटल हो गए 4 लाख। 4 लाख में 3,50,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 50,000। इसके पास आ जाओ, 2 लाख थे और 50,000, 2,50,000 और इन्वेस्ट किया कितना? 1,50,000, तो बचा कितना इसके पास? 1 लाख। अब मेरे को एक बात बताना, हु टेक अ बेटर डिसीजन? किसने एक अच्छा डिसीजन लिया? श्यामलाल ने, रामलाल ने, या मोहनलाल ने? तो मेरे को एक बात बताओ, बेटर डिसीजन किसका था? यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको यही सिखाता है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सर आपको लग रहा होगा सर इस टाइप से तो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं है। यकीन मानो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन है। और जब मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज, बहुत अलग अलग है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, तो वो चीज अलग है। लेकिन ये बनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का रीजन, बैकग्राउंड का रीजन ये कि आप बताना, अगर आपको किसी के एक बंदे को चुनना हो तो हम किसको चुनेंगे? बताना। श्यामलाल के पॉकेट में 2 लाख है, रामलाल के पॉकेट में 50,000 है, मोहनलाल के पॉकेट में 1 लाख है। बताओ आप किसको चुनोगे? कौन सा बंदा का डिसीजन परफेक्ट है? तो आंसर क्या होगा आपका? आप लोग अपने मन में सोच लो, मैं बता देता हूं आपको। आप सोच रहे होंगे सर श्यामलाल का डिसीजन बेटर है, क्यों? क्योंकि इसके हाथ में अभी 2 लाख है। या कोई सोच रहा होगा रामलाल का डिसीजन बेटर है, कोई सोच रहा होगा मोहनलाल का डिसीजन बेटर है। मेरे हिसाब से अगर देखो तो रामलाल का डिसीजन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इसलिए रामलाल का डिसीजन सबसे बेस्ट है क्योंकि एक बात बताना, आपने पढ़ा होगा जहां रिस्क है वहां इश्क है ना, मतलब हायर रिस्क टेक हायर प्रॉफिट। हायर रिस्क ही जो है आपका हायर प्रॉफिट दिलाता है। बात समझोगे? हायर रिस्क जो है वही आपको हायर प्रॉफिट दिलाता है। मेरे को एक बात बताना, श्यामलाल तो सबसे नालायक बंदा, ये तो सबसे बड़ा वाला नालायक। क्यों ये सबसे बड़ा वाला नालायक? एक बात बताओ, इसको लोन लेने की क्या जरूरत थी? जब ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर ही रहा था तो आराम से 2 लाख में से 1 लाख इन्वेस्ट कर देता, तो घर से इसको लोन का पैसा जो है वो चुकाना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लोन तो बैंक फ्री में नहीं ना देगा,
लोन के बदले तो बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे। तो अगर मान लेता हूं सपोज ये पर्सन जो है इंटरेस्ट देगा और मार्केट से इंटरेस्ट रिसीव करेगा, मैं सहजता के लिए बात बता रहा हूं, अगर इंटरेस्ट जो है ये 8% देता है और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो आपका 10% कमाता है, तो इसको नेट इनकम मात्र 2% हुआ। 2% हुआ क्यों? क्योंकि 1 लाख ये तो कॉमन कैंसिल हो गया। 8% गया, 10% आया, तो बचा कितना? 2% ना। तो 2% के लिए ये बेवकूफ टाइप का डिसीजन ले रहा है। लेकिन वही चीज जब हम बात करते हैं मोहनलाल का, तो मोहनलाल के पास थोड़ा सा डिसीजन अच्छा है। कैसे? इसने 2 लाख रुपया जो है वो कमाया था, लोन लिया था 50,000, इन्वेस्टमेंट कर लिया 1.5 लाख। हम ये बोल सकते हैं मोहनलाल का कि इसने 50 का पूरा इन्वेस्टमेंट किया और प्लस 1 लाख यहां से भी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इसमें तो 2% कमाया ही कमाया। 50,000 पे 1 लाख पे इसने 10% कमाया। बात समझेंगे यहां पे, 1 लाख पे 10% कमाया और 1 लाख इसके पास बचा हुआ है। तो ये जो है आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये ठीक है, चलेगा। मतलब ये इसका डिसीजन जो है वो एवरेज डिसीजन है। इसका जो डिसीजन है वो कौन सा डिसीजन है? एवरेज डिसीजन है। ये अगर इसके साथ रहोगे तो भैया हम बस 2 रोटी खाएंगे, जीवन बिताएंगे वाला कहानी है। ये रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाह रहा है क्योंकि कल के डेट में अचानक से कुछ हो जाए तो फिर हम पैसा कहां से लेकर के आएंगे। वही चीज रामलाल का देखो, ये बंदा तो पूरा रिस्की में गेम खेल रहा है। 2 लाख का लोन पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया, साथ में घर से भी जो पैसा था उसको भी इन्वेस्ट कर दिया और अपने पास मात्र 50,000 रखा है। तो मतलब इसने यहां से 1.5 लाख इन्वेस्ट किया और यहां से पूरा 2 लाख इन्वेस्ट किया। तो 2 लाख पे भैया 2% तो कमाएगा और 1.5 लाख पे 10% कमाएगा। तो सबसे ज्यादा कमाने वाला बंदा कौन? ये। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी बोला था अगर ये डूबेगा सनम तो पूरा डूब जाएगा। बात को समझेंगे यहां, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। ये डिसीजन कब लिया जाता है? जब आपकी कंपनी एकदम टॉप लेवल पे है, बूम पीरियड पे है, जब आपने सारे चीज अचीव कर ली है, तब ये डिसीजन लेंगे। नहीं तो फिर मोहनलाल का डिसीजन बेस्ट डिसीजन। हाँ, इस नलायक का तो ये तो डिसीजन सबसे बेकार डिसीजन। इसको तो लोन, ये तो अपने घर से पॉकेट से पैसा दे रहा बिना मतलब का, इसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं था लोन। और यही चीज हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। बिजनेस प्रॉफिट को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, लोन को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा। दैट आर द डिफरेंसेस, आई बात समझ में? तो यही चीज जो है हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? तो ये सारे यूनिट अगर आपको कंप्लीट हो जाए तब फिर बताना मेरे को लास्ट में कि सर अकाउंट कैसा लगता है। अकाउंट सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है, डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे। इज इट क्लियर? तो चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मंडे से मैं क्लास लूंगा। आज ये मैं वीडियो जो है संडे है आज, तो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूं बस आपके नॉलेज के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी का कॉल मैसेज आ रहा था कि सर क्लास कब से होगी। तो अब बच्चा डेली क्लास होगा, ठीक है? क्लासेस जो है अब डेली होगा। मैं आज संडे है लेकिन आज भी क्लास जो है आप लोगों का लूंगा, ठीक है ना? तो आज मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शंस के बाद जो है मैंने क्या पेपर पढ़ने हैं, कैसे पेपर पढ़ने। हाँ, अब ये क्वेश्चन नलायक लोग होते हैं स्टूडेंट लोग कि सर मिड सेम कब होगा, एंड सेम कब होगा। तो ये सब बकवास वाली क्वेश्चन अभी बिल्कुल ना पूछेंगे मेरे से। आप सिर्फ अपना मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो देखते रहिए, सारे नोटिस जो है आपको वहां पे मिलता रहेगा। हाँ सर, बुक कौन सा ले? तो मार्केट में बुक्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप SBPD पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, या तो आप साहित्य भवन पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो। ये दोनों बुक में से जो आपको सही लगे आप दोनों बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SBPD पब्लिकेशन जो है SK सिंह की बुक आती है, मैं बुक का नाम लिख देता हूं। ये दोनों में से आपको जो बुक सही लगे आप ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन जो है वो SBPD का रहेगा। SBPD का SK सिंह की बुक आती है,
और दूसरा जो है साहित्य भवन का एस.एम. शुक्ला की बुक आती है, एस.एम. शुक्ला की बुक आती है। तो आप जो है इसके सिंह का बुक लो, एस.एम. शुक्ला का बुक लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकाउंट जो पढ़ाऊंगा, आप दुनिया का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आपको सब क्वेश्चंस बनेंगे। बुक में कुछ नहीं रखा हुआ है, बुक बस आपको प्रैक्टिस करने का बात कराता है। मेथड्स जो है थोड़े थोड़ा अलग हो जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाकी जो है प्रैक्टिस करना। हाँ, बुक्स जो है आप लेंगे, दोनों का ई बुक्स जो है, ऑनलाइन बुक जो है आपको वेबसाइट में ये लोगों का ई बुक जो है वो अवेलेबल है। तो ई बुक आपका, मैंने एस.के. सिंह का तो देख रखा है, एस.एम. शुक्ला का भी मैंने शायद देखा था। तो दोनों बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। ई बुक जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। वो पीडीएफ ना आप डाउनलोड कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, बस रीड कर सकते हैं। रीड ओनली पीडीएफ रहता है। तो वो जो है आपके दोनों के ऑप्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप चाहे एस.के. सिंह का बुक लीजिए या एस.एम. शुक्ला का बुक लीजिए, दोनों बुक सही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब टैक्स की बातें करूंगा तो टैक्स में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करा दिया है, पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया, सब चीज कंप्लीट करा दिया। मंडे से जो मैं क्लास लूंगा वो रेगुलर मैं इशू ऑफ शेयर्स की बातें करूंगा। ओके, थैंक यू।